सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसके ऊपर अभी हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण इलेक्शन रहते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा दुकानदार और बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इस इलेक्शन के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि हम आज भी अपने एमएलएज तक एक छोटे दुकानदार को भी पहुंचना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, तो उनके पास एक मीडियम रहता है, वो रहता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अब इस इलेक्शन के अंदर क्या सोच के आप वोट दें, क्या आपको चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरह से एक दुकानदार की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पहले से कभी एड्रेस नहीं हुई, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इस समय एक नारा चल रहा है, चेंज का नारा। मेरे साथ बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरे साथ इस समय अनूप अग्रवाल जी बैठे हैं, जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं। ये एक्स प्रेसिडेंट हैं कनक मंडी के। इनके साथ बैठे हुए हैं कीर्ति गुप्ता जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं दाल मर्चेंट एंड एसोसिएशन के वेयर हाउस। और साथ में रामानंद जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी हैं। कई बार आपने इनको लोगों के हित में बात करते हुए सुना है। और साथ में आप इनके बैठे हुए हैं हमारे संजय नागपाल जी, जो कि जेके फार्मा एसोसिएशन से हैं। और इनके साथ बैठे हैं संजीव सोनी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं लाइंस क्लब के। हम इन सब से बात करेंगे, 2-3 मिनट ये अपनी बात रखेंगे इन इलेक्शंस को लेकर एक्सक्लूसिव। हम शुरू करते हैं कीर्ति गुप्ता जी से। कीर्ति जी, आप इन इलेक्शंस को किस तरह से देखते हैं और क्या चाहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के अंदर, क्या चीज़ें देखकर लोग जो है वोट डालने जाएं? इस बार जो इलेक्शन होने वाला है ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है 2 टर्म के बाद होने वाला है। हमें इस समय एक साहसी और एक लीडर नेता चाहिए, जो कम से कम गवर्नमेंट के साथ अपना अच्छे ताल्लुकात बना के व्यापारियों और इंडस्ट्री की बात जो है वहाँ तक पहुँचा सके। क्योंकि हमें पिछले 4 साल से इस बात के लिए बड़ी चोट पहुँची है भी हमारी बातें जो है गवर्नमेंट तक नहीं पहुँच सकी। क्योंकि हमारे जो पिछले लीडर थे, जो लास्ट प्रधान थे, उन्होंने ये बात तो खुद इस बात के लिए माना भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती। क्योंकि जो प्रधान होता है वो हमारा एक स्टेट मिनिस्टर के लेवल का होता है, हम उसको एक स्टेट मिनिस्टर ही मानते हैं। क्योंकि उसका लयन इतना ज़्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, व्यापारी और इंडस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको 10 मिनट में भी वो सॉल्व करे। मैं 1 मिनट की बात नहीं करूँगा, कम से कम उसका इतना लयन होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के साथ वो अपनी बात करके व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट को उस मुद्दे को सुलझाए। इसलिए इस बार जो ये चलन चल रहा है चेंज, ये चेंज इसी बात के लिए चाहिए भी जो लीडर आ रहा है इस समय, जो नई टीम आ रही है राकेश गुप्ता जी की, वो एक लीडर है। आपको मालूम होगा भी कनक मंडी में जब एक बार रेड हुई थी रेडीमेड की दुकान पे, वह राकेश गुप्ता जी थे जिन्होंने इस रेड को रोका था और उन्होंने आवाज़ लगाई थी। उस समय पूरी टीम जो थी, वो जो अपने जीएसटी की टीम थी और पुलिस की टीम थी, लेकिन उनकी दमदार आवाज़ से वो लोग सारे पीछे हट गए। उन्होंने बोला व्यापारी को आप किसी की दुकान पे जाके तंग मत करिए, जो भी बात करनी है आराम से करिए और आराम से बात होनी चाहिए, उनको हरास नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसा ही लीडर और एक ऐसा ही साहसी लीडर चाहिए जो हमें इस समय वक्त की ज़रूरत है। रामानंद जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप क्या बात रखना चाहते हैं? मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि आप वोट जिसको भी देने जा रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस समय जो एक ट्रेडर है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक दुकानदार है, उसको क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं, उसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और कल इलेक्शन है। रामानंद जी, आप अपनी बात रखिए। आशीष जी, जैसे आपने पहले भी कहा कि चेंज, हर कोई चेंज मांग रहा है। वजह यह है चेंज क्यों मांग रहे हैं। चेंज इसलिए मांग रहे हैं कि पिछले 4 साल में सबने देखा है कि कोई भी सही कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई मुद्दा आया है सामने तो उसका कोई हल नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देखिए, ट्रेन जो हैं वो कटरा से श्रीनगर कर दी, पहले वैष्णो देवी तक करी थी, कटरा तक करी थी, तो काफ़ी बिजनेसमैन को सेटबैक मिला। अब जब सारे कटरा पहुंचेंगे, वहाँ से सीधा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर में चले जाएंगे, तो जम्मू का बिज़नेस जो है वो कितना हैम्पर होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।
ये तो हालत ये हो जाएगी जैसे पठानकोट की हालत है कि पठानकोट तो फिर सरवाइव कर रहा है, क्योंकि उसके साथ पंजाब भी है, हिमाचल भी है, JNK भी लगता है, मगर जम्मू के साथ क्या लगता है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो चैम्बर है वो मेंबर्स का चैम्बर होता है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा है कि वायरल एक हो रही है वीडियो जिसमें कि चैम्बर के मेंबर को बाहर निकाला जा रहा है कि अगर बात नहीं सुन सकते तो बाहर चले जाइए। ये एक बिहेवियर जो है ये अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए जो कि ये पोस्ट के लिए दावा रखते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि सेवा भाव मांगती हैं। अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो फिर आपको यहाँ पे खड़े होने का कोई हक नहीं बनता है। और सही कहा कीर्ति जी ने कि गवर्नमेंट के आगे हमें चीज़ों को रखना है और काम करवाना है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि आप नेहरू मार्केट की हालत देखिए, बिल्डिंग्स टूटने पे आ चुकी हैं मगर उनकी रीसेटलमेंट का कुछ नहीं हुआ। नई बस्ती के लिए दुकानों की रीसेटलमेंट के लिए कुछ नहीं हुआ। आप देखिए कि टूरिज़्म के लिए हमारा मेन बिजनेस तो टूरिज़्म पे है, टूरिज़्म पे जो है उसके लिए चैम्बर से आज तक कोई आवाज़ नहीं उठी। चैम्बर ये क्या करेगा, जब पहले एक वक्त था चैम्बर एक आवाज़ देता था, पूरा सिटी जो है पूरा प्रोविंस इकट्ठा हो जाता था। आज की डेट में ये आप पहलगाम में देखिए इतना बड़ा अटैक हो गया, श्रीनगर वालों ने दुकानें बंद कर दी, चैम्बर ने कॉल दे दी, मगर जम्मू में एक दफ़ा भी कॉल नहीं दी गई कि भाई हम वो जो विधवा हुई हैं बहनें हमारी या बेटियां जो विधवा हुई हैं कि उनके लिए कि थोड़ा सा तो हम संभावना रखें। नहीं कुछ किया, सिर्फ आप AC रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो या दूसरी चीज़ें बता दो, उससे काम नहीं होता है। या आप अपने जैसे ये कहा गया कि जितने मेंबर खड़े हैं पोस्ट के लिए वो अंदर इलेक्शन के टाइम पे नहीं जा सकते। भाई ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जो है जो MLA के लिए खड़े होते हैं या MP के लिए खड़े होते हैं उनको भी इजाज़त होती है कि वो अंदर जाके देखें कि कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, तो इसमें भी कर दे। और एक चीज़ जो है इलेक्शन के बारे में मैं कहूँगा, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। कितनी बदकिस्मती है कि ये इंस्टीट्यूशन हमारा जो है एक इतना वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि इलेक्शन के लिए भी, और ये जो है पहले जो है इलेक्शन करवाने के लिए कोर्ट में से आर्डर लेना पड़ा और अब जो है DC से जो है ऑब्जर्वर बिठाने पड़े। क्यों? क्या हम इस काबिल नहीं हैं या हमारे इस फैटर्निटी में कोई इस काबिल नहीं है कि जो सही माने में इलेक्शन करवा सके? आप अपने ही आदमियों को इलेक्शन में बिठाना चाहते हो, इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हो, या फिर आप अपने ही रिश्तेदारों को या फ्रेंड सर्कल के आदमियों को आप वहाँ बिठाना चाहते हो। हमें कोई दुख नहीं, अगर आप अपना कोई मुफाद लेना चाहते हैं सिर्फ लीजिए, मगर बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर देखिए कि वो कितना सफ़र कर रही है। यहाँ तक कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो यहाँ तक कह दिया जी स्मार्ट सिटी वालों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू का। जाके देखिए श्रीनगर में कैसे लोग जो है खुश हैं इस चीज़ से, मगर यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठी। तो चेंज ज़रूरी है। अगर पानी भी एक जगह पे इकट्ठा रहता है थोड़ी देर के लिए तो बदबू देता है, तो चेंज जो है वक्त के साथ, एंड दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर, आज एक है कल दूसरा होगा, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी वोट डालने की बात है, जिसको जो टीम में से अच्छा लगता उसको वोट डालें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर टीम को डाल दिया जाए। जो काम करने वाला है, जो हमारी बातों को समझने वाला है, बिज़नेस फ्रेटर्निटी के कामों को आगे बढ़ाने वाला है। इंडस्ट्री की हालत देखिए, इंडस्ट्री बंद होने पे आ चुकी हुई है, तो उसको वोट दीजिए ताकि वो बिज़नेस के लिए कुछ कर सके। नागपाल जी से हम बात करेंगे। संजय जी, आप क्या बात रखना चाहेंगे ओवरऑल, अगर आप देखें पिछले जो 10 वर्ष चल रहे हैं और इस समय जो इलेक्शन का समय है अभी? ये बात ठीक है कि मैं एक समय फार्मा के साथ एसोसिएटेड था, ट्रेड के साथ, और मेरे कुछ परिवार के सदस्य अभी भी हैं फार्मा ट्रेड में, बट अब मैं कुछ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्पेशली इलेक्ट्रिक बस ट्रेड के साथ हूँ। और उस ट्रेड में होने के नाते पूरे इंडिया में मेरा ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस सारी हालात को देखते हुए मेरे को एक दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि खुला पिंजरा है मगर रक्त फिर भी थके पंछियों के परों में ना पहुंचा।
पिंजरा खुला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में पिछले 10-12 साल में मोदी जी की राज में एक तरक्की की, एक चेंज की, एक उम्मीद की लहर बह रही है, पर वो लहर लखनपुर आके कहीं ना कहीं रुक जाती है। चेंज इज़ इनएविटेबल, बिजनेस में बदलाव हो रहे हैं, ट्रेन श्रीनगर जाएगी, वो जाएगी, किसी टाइम पठानकोट से एक्सटेंड होकर जम्मू आई थी, ठीक है, हमारे कंसर्न है। बट सवाल ये है कि मेरी लीडरशिप, मतलब एक लीडर वो होता है जो आज से 5 साल आगे, 10 साल आगे, 15 साल आगे देख सके और सरकार के पास अपनी बात पहुंचा के उसके उस बदले हुए हालात में ट्रेड कैसे बेनिफिट कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। यूपी एक टाइम बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य था, आज अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में चेंज आई ना, आज वहाँ डिफेंस कॉरिडोर बने ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू में भी रेल कोच फैक्ट्री लगा लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तान से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर हैं, दैट विल बिकम ए टारगेट। बट हम क्या कर सकते हैं, एक होती है हमारी डे टू डे प्रॉब्लम कि आज किसी की दुकान पे जीएसटी की दिक्कत हो गई, या किसी मार्केट में कोई रोड सड़क की समस्या है, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे व्यापारियों को, वो एक डे टू डे के मुद्दे चलेंगे। क्या हमने पिछले 4 साल में बिजनेस लीडरशिप को बिठा के सोचा कि हमारी 10 साल की अगली जर्नी क्या होने वाली है? ये मार्केट जो मेरे सीनियर मेंबर ने बोला कि नेहरू मार्केट की ये जर्जर हालत हो गई है, तो ये आज थोड़ा ना हुई है, इस पे कोई तो सोचेगा। सरकार तो नहीं सोचेगी, उसके पास तो और बड़े काम है, तो सोचेगा कौन? हमारी लीडरशिप सोचेगी ना। वो क्यों नहीं सोच रही? हमारे पास क्या ब्लूप्रिंट है अगले 5 साल का? क्या हमने किसी को बुलाया भी? हम खाली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, ऐसे वो किया। आप एक चीज देखिए, राकेश जी की पुरानी टेन्योर देखिए, उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी के आदमी से उन्होंने फंड क्रिएट करके, उसके एमपी लैड फंड से, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी फंड से, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको इनहेरेंटली अगेंस्ट जम्मू समझा जाता था, उस सरकार से भी पैसे लाके अब आज आप अगर मकान बनाएंगे तो अगले 10 साल 20 साल की सोच को देख के बनाएंगे ना। तो उन्होंने एक चैम्बर की बिल्डिंग को उस तरीके से शेप देना शुरू की, उस काम को भी रोक दिया गया। तो अगर आपकी लीडरशिप अगले 10 साल की विजन ही नहीं रखती, वो खाली ये कहती है कि मेरा ये फोन नहीं उठाता। मैंने देखा राकेश जी को सीएम से डायरेक्ट बात करते, हमने रामसाय जी का टाइम भी देखा है। तो लीडरशिप तो वैसी चाहिए ना। अगर हम किसी सेक्रेटरी से, किसी मिनिस्टर से, किसी सीएम से बात ही नहीं कर सकते और हम अपने ट्रेड के लोगों में पिक एंड चूज करते हैं, सर इलेक्शन कोई भी जीते, क्या खाली उन्हीं लोगों को बिठाया जाएगा? नहीं, हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं, एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं विच इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ जम्मू। क्योंकि अल्टीमेटली हम एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है, सरकारी नौकरियों में तो हम लोग बड़े कम हैं। अगर इस ट्रेड को आज से ही डायरेक्शन नहीं दोगे, ये छोटे छोटे मुद्दों पे डिस्कस कर रहे हैं, रिश्तेदारियों में उलझे हुए हैं, तो हमें एक ऐसा लीडर तो चाहिए। क्योंकि मैंने राकेश जी के साथ जेपीडीए में काम किया, तब हमने पता है हमने अपने ट्रेड को कैसे प्रोटेक्ट किया था, होलसेल ट्रेड को। टाइमली पेमेंट्स आए, नई कंपनी आती है, माल ना डंप करके चली जाए, वो सारे तब हमने आज से 20 साल पहले ये काम किया था। वो प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, हमने मिलके 6 साल रहा, फिर मैंने ट्रेड चेंज कर लिया। बट मैंने उनकी ये 20 साल पहले, 25 साल पहले ये विजन देखी है, ये वर्किंग स्टाइल देखा है, और यही आज भी जरूरत है। एक विजनरी आदमी, एक यंग आदमी, एक डायनेमिक आदमी जो ये सारी चीजें सोचता हो और खाली आज के बारे में ना सोचता हो आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। ये ट्रेन जाने वाली है, ये तो पता था ना। तो 4 साल से हम क्या कर रहे थे? बट कुछ तैयारी होनी चाहिए, कुछ तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद नागपाल जी। संजीव सोनी जी से हम बात करेंगे। संजीव जी, मैं ना होलसेल ट्रेडर्स की बात करूंगा, थोड़ी थोड़ी बात सभी ने रखी है। जो होलसेल ट्रेडर है उसको जो नुकसान हुआ है काफ़ी सालों में, जो बड़े बड़े मार्ट्स यहाँ पर आ गए, रिलायंस हो गया, अब ब्लिंकिट आ गया है, मिनटों में लोग फ़ोन करते आए थे, और कहीं ना कहीं एक ट्रेडर को उससे बड़ा नुकसान हुआ है। इस पे आप अपनी तरफ से क्या बात रखेंगे? थैंक यू शीश जी। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है आज के टाइम में बिज़नेस कम्युनिटी में, और मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा पर पीछे जो भी टाइम रहा इस पे ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आने वाले टाइम में क्या डंट पड़ने वाला है बिज़नेस कम्युनिटी में।
अभी आप देखो कि उसका डेंट आना शुरू हो गया है। जब पहले आपने देखा फ्लिपकार्ट वगैरह अमेज़ॉन वगैरह ने एंटर किया था ऑनलाइन मार्केटिंग में, तब भी ये थोड़ा थ्रेट आना शुरू हो गया था, तो हमने बात करनी शुरू की थी कि ये आ रहा है और जो लोकल ट्रेडर है या छोटा दुकानदार है उसका क्या बनेगा। तो इतना सीरियसली नहीं लिया गया था कि ये ट्रेड इतना नहीं बढ़ेगा जी, ये ऑनलाइन का बड़ा कम होगा। लेकिन वो आप देखो वो कैसे ग्रो करता गया वो ट्रेड। उसके बाद और भी नए प्लेयर्स आते गए, एंट्री करते गए। ब्लिंकिट आ गया है, जियो मार्ट आ गया है और होलसेल के बेस्ट प्राइस आ गया है। अब देखो कि मेरे बहुत सारे जो डीलर थे या जो मेरे कस्टमर थे वो बेस्ट प्राइस वगैरह में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि वो बल्क में लाते हैं, बहुत सारा लाते हैं, कंपनियां उनको थोड़ा सस्ता दे देती हैं। इससे क्या हुआ कि लोकल ट्रेडर के पास जो था वो माल लेना लोगों ने बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा डेंट था। लेकिन क्या करना चाहिए था, हमें सब ट्रेडर कम्युनिटी के अच्छे लोगों को बुला के, जो भी टीम होती चैम्बर में, डिस्कस किया जाता है कि अब आने वाले टाइम में क्या है। मेरा कुछ ट्रेड श्रीनगर में भी है। मैं श्रीनगर में देखता हूँ, ट्रेड जब करता हूँ तो वहाँ के जो कस्टमर या डीलर हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इतना एक्सपोजर है और वो हमें आगे से बताते हैं कि सर आपके प्रोडक्ट में ये भी फीचर है, ये भी चीज़ें हैं। प्राइसिंग उनको पता है। गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स आती हैं और जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स लॉन्च की हैं, क्या हमने कभी चैम्बर हाउस में बैठ के ये डिस्कस किया कि ये चैम्बर ये मेंबर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है? इतनी ज़्यादा जो स्कीम्स आ रही हैं उसका क्या सब्सिडी मिलेगी, कैसे लॉन्च करेंगे? आज हमारा यूथ जो है, हमारे बच्चे हैं, जम्मू में सेटल नहीं होना चाहते, क्योंकि जम्मू में हमने ऐसा माहौल ही नहीं क्रिएट किया कि बिज़नेस को हर कोई बेचारा, एक छोटा व्यापारी अपने एक छोटी सी दुकान लगाने की कोशिश करता है, उसको 10 तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्या हमने लार्ज स्केल पे सोचा कि एक एक्सटेंसिव मार्केट्स होनी चाहिए, होलसेल की अलग होनी चाहिए, रिटेल्स की अलग होनी चाहिए, कस्टमर को क्या कहाँ से मिलेगा? कोई उस पर बात नहीं हो रही, आपस में सब लगे हुए हैं। और हम श्रीनगर का अगर आप देखो, होटल इंडस्ट्री का मैं बिज़नेस देखता हूँ, जम्मू का एक होटल का कमरा आज भी 4000 5000 में बड़ी मुश्किल से बेचारे ये टैरिफ इसका रेंट पे लेते हैं। श्रीनगर में वही रूम आपको 25,000 30,000 में मिलता है। अरे क्या हो गया श्रीनगर को? जम्मू को क्यों नहीं देखा गया? कौन देखेगा? सरकार अगर आवाज़ नहीं उठाएगी, इसलिए नहीं उठाती और क्योंकि हम उसको प्रेजेंट ही नहीं कर, हमारी टीम ही नहीं प्रेजेंट करती। अगर हम स्ट्रांगली अपना केस प्रेजेंट करें कि अगर आपने वहाँ इतनी डेवलपमेंट हो गई, इतना टूरिज़्म आ गया, और जम्मू को क्या किया आपने? जम्मू का कौन सा आपने टूरिज़्म का सर्किट क्रिएट किया? एक लेक को बनते हुए पता नहीं कितने साल हो गए, मैं तो भूल भी गया हूँ। वो भी आप देख लो, कभी बनती है कभी रुकती है। तो फ्यूचर क्या बनेगा? आज मैं नेशनल लेवल पे सेमिनार्स वगैरह जब अटेंड करता हूँ या इंटरनेशनल लेवल पे, मैं देखता हूँ कि वो ग्रोथ वाइज स्टेट्स का बताते हैं कि कौन सी स्टेट में बिजनेस में कहाँ से कहाँ चलेगी, और हमारी स्टेट लास्ट में या सेकंड लास्ट में आती है। तो ये देख के बड़ा पिंच होता है। तो हमें एक डायनामिक लीडर चाहिए ही चाहिए जो इन चीज़ों को लेके आगे जाए। राकेश गुप्ता जी के साथ मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि उनको मैंने काम करते देखा हुआ है। राम साई जी होते थे, उनके साथ काम किया था। उनके वो भी इतने डायनेमिक्स थे कि वो किसी भी सेक्रेटरी को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी मिनिस्टर को कॉल करके खुद बुलाते थे। यहाँ हम देखते हैं कि एक छोटे लेवल का गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर है, वो भी हमें सुनने को तैयार नहीं है। यार ये कैसा चैम्बर है? इतने हम 3,500 लोग हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं है क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और राकेश गुप्ता जी के साथ मैंने श्रीनगर में देखा, श्रीनगर की चैम्बर राकेश गुप्ता जी को उस वक्त ज़्यादा सुनती थी जो वो प्रेसिडेंट थे, और जम्मू से जाते थे उनको समझाने के लिए, भाई आप ये करो गवर्नमेंट के साथ। ये कितनी बड़ी विजन थी, कितना श्रीनगर वाले रिगार्ड करते थे। लेकिन आज की डेट में हम कहाँ खड़े हैं? ना कोई सेमिनार है, ना कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई डिस्कस करता है फ्यूचर का होगा। आज ही अपनी दुकान से जो माल बिक गया, हम बाकी कम्युनिटी का क्या होगा? बाकी डीलर कहाँ जाएंगे? ट्रेडर कहाँ जाएगा? आज ब्लिंकिट ने घर घर सामान पहुँचा दिया। छोटा आप आने वाले टाइम में देखना, ये करियाना और ये सब मार्केट कैसे धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। बड़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी मेंबर से, अपनी टीम बड़ी सोच समझ के इलेक्ट कीजिए। और डायनामिक लीडर, वी नीड ए डायनामिक लीडर। ऐसे आगे काम नहीं चलने वाला। धन्यवाद सोनी जी। अनूप अग्रवाल जी से हम बात करेंगे। अनूप अग्रवाल जी एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं कनक मंडी के, और बड़ा
क्रूशल एरिया है। ये कनक मंडी हो गया, उसके साथ आपका पुरानी मंडी, सुपर बाज़ार, रघुनाथ मंदिर का जो पूरी मार्केट है, ये सारी मार्केट बड़ी मतलब मेन बिजनेस का हमारा ओल्ड सिटी जिसे कहा जाता है वो है। सर आप अपनी क्या बात रखेंगे? और मेरी एक बड़ी ले मैन वाला सवाल है, बिजनेस कम्युनिटी कई सालों से हम भी सुनते आए हैं एज ए पत्रकार, जब आपके पास लोग आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, जिस वजह से दुकानों में लोग नहीं आ पाते और वो सोचते हैं मॉल में चले जाते हैं, वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग मिल जाएगी, हमारा काम हल हो जाएगा। तो इसकी एक बड़ा सेटबैक है बिजनेस कम्युनिटी को कि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। धन्यवाद आशीष जी, आपने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया और देखता जाए तो हमारी एक दुखती रग पे भी आपने हाथ रखा है। जो भी हम ओल्ड सिटी के दुकानदार हैं, चाहे होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, इस समस्या से हम बहुत परेशान हैं कि हम गाड़ी कहाँ पार्क करें। आपने और शहरों में भी देखा होगा कि वहाँ की जो ओल्ड मार्केट्स थी, जैसे दिल्ली में खारी बावली देख लें, बॉम्बे में फोर्ट रोड के ऊपर होलसेल मार्केट है, वो आज भी इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे बिज़नेस में कमी नहीं आई। लेकिन हमारे जम्मू की जो होलसेल मार्केट थी, कनक मंडी, यहाँ पे बिज़नेस में कमी आई है और यहाँ से दुकानदार बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। राकेश जी के पास एक विज़न था। जब राकेश जी पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने तो मैं भी कनक मंडी के अंदर जनरल सेक्रेटरी था, मेरे साथ विजय गुप्ता जी हमारे प्रेसिडेंट आए थे। तब हमने राकेश जी से बात की थी और उनका विज़न देखिए। हमने उनका बोला जी हमारे को कनक मंडी में ये दिक्कत आ रही है, हम कैसे करें, सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि आज कस्टमर चाहता है मेरी गाड़ी लगे। जो बाहर से हमारा डोडा, किश्तवाड़, दूसरे पार्ट से लोग आ रहे हैं, उनको भी गाड़ी लगाने में दिक्कत आ रही है, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा बढ़ गया है। तो उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिखें, हम आपको एडिशनल गोडाउन स्पेस दिलाएंगे गवर्नमेंट से, जो शहर के बाहर होंगी, ताकि आपकी लोडिंग अनलोडिंग वहाँ से हो जाए और आप अपने ऑफिस यहाँ पे रखें, जैसे दिल्ली वगैरह बड़ी मार्केट्स में होता है। हमने एक फ़ाइल चलाई और एनसी की गवर्नमेंट थी, हमारी फ़ाइल में हमें उन्होंने लैंड भी जस्टिफाई करके दी, एक आइडेंटिफाई की, हम लैंड को देख के आए, अलॉटमेंट की बातचीत शुरू हुई। लेकिन इन द मीनवाइल गवर्नमेंट चेंज हो गई और वो फाइल हमारी रुक गई और यहाँ पे चैम्बर में भी हमारी लीडरशिप चेंज हुई। फिर कोविड आ गया और लीडरशिप चेंज हो गई और आज 4-5 साल से हमारे उस काम के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। हमने कई बार चैम्बर आउटगोइंग प्रेसिडेंट से भी बात हुई, लेकिन उनके पास उस चीज़ के लिए फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है विज़न की, तो विज़न ही नहीं था। बाकी आज जितनी भी ओल्ड मार्केट है, चाहे रिटेल मार्केट्स हैं, सभी को वहाँ पार्किंग चाहिए, सिस्टम चाहिए, मॉल्स चाहिए, जगह चाहिए और उसके अंदर अगर उनसे हम सोच के बैठ के विचार करें तो ये निकल सकता था। लेकिन मेरे को लगता कि हमारे चैम्बर में कभी भी इस टाइप की कोई इंटरेक्शन उनके साथ हुई है। आज आप चैम्बर के अंदर देखें, चैम्बर एक बहुत बड़ी संस्था है। राकेश जी का विज़न देखें, जब वो प्रेसिडेंट बन के आए पहली दफ़ा, उन्होंने चैम्बर की पुरानी बिल्डिंग में देखा कि एक ही हमारे पास ऑफिस था, ऑफिस बेरर इकट्ठे बैठते थे, जगह नहीं थी, कोई बाहर से आता था, कोई बातचीत करनी हो तो उन्होंने इस बिल्डिंग को एक कॉरपोरेट ऑफिस का रूप दिया, सभी को अपने अपने चैम्बर्स दिए और उसके अंदर उन्होंने फंड्स का जुगाड़ भी किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे और भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट सोचा। आज हमारा चैम्बर जो है, इसके अंदर अगर आपको हैरानगी होगी कि साल में तकरीबन हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा का फंड इकट्ठा होता है। अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, 4 साल में हमारे पास तकरीबन 8 करोड़ रुपए के करीब फंड आया, क्योंकि हमारे 3000 के करीब मेंबर हैं। हम 2500 की सब्सक्रिप्शन देते हैं तो यही 75 लाख बन जाता है। हमारे पास वहाँ पे VSNL से रेंट आता है और इसके अलावा हमारी FDRs का इंटरेस्ट है और न्यू मेंबरशिप्स होती हैं। हमारे 45,000 रुपये हम एक मेंबर से लेते हैं। अगर हम 100 मेंबरशिप भी करें तो 45 लाख रुपये इकट्ठा होता है, तो काफ़ी एक अच्छी रकम होती है। आज देखें, हमारी चैम्बर जो आउटगोइंग टीम है, ये अपना एक क्लेम करती है कि हमने वहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनाया है, लेकिन वो आपको जानकर एक हैरानगी होगी, वो भी अभी अधूरा है। वहाँ पे चेयर्स नहीं है, फर्निशिंग नहीं हुई है और भी काफ़ी काम अधूरे हैं और उसकी काफ़ी सारी पेमेंट्स भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इन्होंने सुना 1-2 दिन पहले कोई अपने 150 लोगों को बुलाया और वहाँ पे अकाउंट्स पास कराने की कोशिश की। उनको बताया कि हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ के करीब फंड है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। आज जो हमें सुनने में आ रहा है कि चैम्बर की लाइबिलिटीज़ उनके फंड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब पता लगता है कि इन्होंने जो भी खर्चे किए हैं बगैर सोच समझ के किए हैं और उस खर्चों के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। आज इन्होंने इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनाया, ऑडिटोरियम के लिए इन्होंने कोई टेंडर नहीं कॉल किया। करोड़ों रुपए आप खर्च रहे हो, मेंबर्स की हार्ड अर्न बनी है, आपको वहाँ पे टेंडर कॉल करना चाहिए था, एक उसका एस्टीमेट बनाना चाहिए था। आप भी अपना घर बनाते हैं तो एक एस्टीमेट बनाते हैं, मैंने इस पर 50 लाख खर्चने हैं, 60 लाख खर्चने हैं और ये रकम कहाँ से आएगी। तो लेकिन आपने यहाँ करोड़ों रुपये मेंबर्स के खर्चे, वो भी अधूरा।
फिर उसको आप अपनी एक बड़ी उसको बता रहे हैं अचीवमेंट है, आपको अचीवमेंट बतानी चाहिए 4 साल में हमने मेंबर्स के लिए क्या किया। वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आज भी वो यही कर रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं, किसी पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी अचीवमेंट पे इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। जबकि एक टीम अगर 4 साल से बैठी है, उसको अपनी अचीवमेंट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम यही कहते हैं कि आप अपनी अचीवमेंट पे इलेक्शन लड़ें और एक फंड्स का जो हिसाब है ये मेंबर्स को दें, और एक बैलेंस शीट जो है लोगों के पास आनी चाहिए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण एक डिबेट थी जिसके अंदर हमने सभी से थोड़ी थोड़ी बात की। कीर्ति जी का मैं धन्यवाद करूंगा, राम अनंत जी का और संजय नागपाल जी का, साथ में संजीव सोनी जी का और साथ में अनूप अग्रवाल जी का। सब ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये जो डिबेट है ये किसी एक टीम के बढ़ाई करने के लिए हमने ये डिबेट नहीं की है। आपकी मर्जी है, दुकानदार की मर्जी है, आपको जिसको भी वोट देना है आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बात दुकानदार की होनी चाहिए उसके लिए हमने ये डिबेट रखी थी कि दुकानदार को क्या क्या इशू आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपनी चीज़ें जो हैं अपने तरीके से पूरी कर लेती हैं, लेकिन एक छोटा दुकानदार आज भी सड़क पे बैठा हुआ है। अगर आपको लाइव एग्जांपल लेनी है तो नई बस्ती जाकर आप देख सकते हैं, आज भी एक छोटा दुकानदार अपनी दुकान बचाने के लिए वहाँ बैठा है, जिसके लिए मुझे लगता है कि सरकार के साथ ऐसा नेगोशिएशन होनी चाहिए ताकि वो दुकानदार को ये लगे जो वो दिहाड़ी लगाता है वो उसकी दिहाड़ी ना रुके। धन्यवाद। कल इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, चैम्बर का इलेक्शन होता है और व्यापारी दुकानदार इसमें जुड़े हैं। सुबह 10 बजे से जो है वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने पसंदीदा जो भी आपके वोट डालना चाहते हैं जिस भी व्यक्ति को आप डाल सकते हैं। आप लोगों को ये डिबेट कैसी लगी अपनी राय इस वीडियो पर जरूर रखिएगा। धन्यवाद। राम राम।